हाय वेलकम बैक। इस वीडियो में यूनो मिंडा के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑटो एंसिलरी कंपनी है और जो कंपनीज 4 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है उन सबको अलग अलग ऑटो कंपोनेंट्स सप्लाई करती है ये। और अपने सेक्टर की अगर देखें तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। अगर ऑटो कंपोनेंट्स को ओपन करूं शॉर्ट बाय मार्केट कैप तो सबसे बड़ी और डाइवर्सिफाइड कंपनी है संवर्धन, मदरसन, सुमी, उसके बाद बोश और फिर भारत फोर्जिंग जो कि फोर्जिंग कंपनी है, और उसके बाद आती है यूनो मिंडा कॉर्पोरेशन, और उसके बाद ये तो कंपनी है, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, फिर एमआरएफ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, दोनों टायर मेकिंग कंपनीज है, और फिर आती है सोना बीएडब्ल्यू। तो इसमें और इसमें लगभग 20-25 हजार करोड़ का मार्केट कैप का फर्क है। और फर्स्ट और सेकंड में देखें तो मदरसन से आधे की मार्केट कैप है इसकी। तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ऑटो कंपोनेंट्स में। और इसकी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो आखिरी 10 साल में मार्च 2015 से अभी तक 10 टाइम्स सेल्स ग्रो कर लिए लगभग, और मैसिव तरीके से पोर्टफोलियो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है। और पहले के 2 ईयर छोड़ दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार 11-12% कांस्टेंट मेंटेन करती आई है कंपनी, और कुछ खास ज्यादा शेयर डाइल्यूशन नहीं किया। अर्निंग पर शेयर 1 से 20 यानी कि 20 गुना शेयर होल्डर्स की वेल्थ कर दिया आखिरी 10 साल में। और हर 2-3 साल में बहुत अच्छे तरीके से सेल्स ग्रो करी है। अगर देखें तो 15 से लेकर 18 तक 1, 2, 3 तो 3 साल में सेल्स डबल। उसके आने वाले 3 साल में देखें तो 1, 2, 3 आने वाले 3 साल में फिर डबल से भी ज्यादा। उसके बाद फिर 1, 2, 3 फिर डबल से थोड़ी सी कम। फिर 18 से 21 में देखें तो 44 से 66, तो इन 3 साल में 50% ही जंप आई। उसके बाद 19 से 22 देखें तो 6000 से 8000, फिर और स्लो होगी ग्रोथ। बट फिर 22 से 23 में देखें तो फिर से 3 साल में फिर से डबल हो गई। उसके बाद 21 से 24 देखें तो फिर डबल से ज्यादा हो गई। 22 से 25 देखें फिर डबल। 23 से अभी 26 देखें तो डबल से थोड़ी सी कम रह गई। तो कहने का मतलब है कि हर 2-3 साल में कंपनी अच्छे से ग्रो करती है, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाती है, और उसके बाद फिर उसी स्पीड से ग्रो करती आ रही है। स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो जो सेल्स बढ़ने का मेन रीजन है फिक्स्ड एसेट्स, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। 400 से 5600 करोड़ हो चुके हैं, लगभग 14 टाइम्स हो चुके हैं, और वो भी सेम स्पीड से ही बढ़े हैं। हर 3 साल में अगर देखें तो 3 साल में लगभग 3 गुना हो गए। उसके बाद फिर 3 साल में लगभग 3 गुना। उसके बाद फिर 3 साल में फिर 3 गुना। उसके आने वाले 3 साल में फिर थोड़ी स्पीड कम हुई, डबल हो गए। फिर आने वाले 3 साल में 1800 से 2800 तो फिर से कम हो गए, डबल नहीं हुए। उसके आने वाले 3 साल में 2600 से 3300 फिर और स्पीड कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे बेस बड़ा हो जाता है तो जरूरी नहीं कि उसी स्पीड से एसेट्स भी ग्रो कर पाए। एसेट्स मतलब प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगी। बट उसके बावजूद भी कंपनी इतनी बड़े होने के बाद भी उसके बाद देखें तो 22 से 25 तक फिर डबल से कम रहे स्पीड। बट अभी 23 से अगर 26 में देखें तो 3300 से 5600 डबल से तो कम है। बट अगर करंट वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ दें 36 से लगभग 64 के आसपास, तो आखिरी 3 साल में भी लगभग 1.78x के आसपास हुए हैं फिक्स्ड एसेट। इतने बड़े साइज होने के बावजूद भी कंपनी का जो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। और इसी कारण क्या है, कंपनी के जो हम देख रहे हैं हर 3-4 साल में थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर उसी तरीके से ग्रो करती है। तो उसका सीधा सीधा कारण है जिस स्पीड से इसके बीच बीच में फिक्स्ड एसेट थोड़े स्लो ग्रोइंग हुए हैं, वहीं पे इसका सेल्स उतनी फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ा जितनी बाकी ईयर्स में बढ़ा है। और सेम अगर इसका चार्ट पैटर्न भी देखें आखिरी 10 साल का, तो मैं ट्रेडिंग व्यू पर ओपन करता हूँ, वहां पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अगर हम 15 से ही इसका देखें, 15 से 17-18 के आसपास तक लगातार इसका शेयर बढ़ा, लगभग 7-8 गुना हो गया। उसके बाद फिर 18 से लगभग 21 तक जो बीच बीच में सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम हुई, तो 3 साल तक स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। और उसके बाद फिर से 1 साल के अंदर अंदर लगभग 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद फिर से 22 से लेके 24 के आसपास तक 2-2.5 साल तक फिर से कोई रिटर्न नहीं दिया। और उसके बाद फिर से लगभग 3-4 महीने में शेयर डबल हो गया अप्रोक्स। और उसके बाद फिर अभी आखिरी 2 साल से फिर से स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि आखिरी 2 साल से फिर से अगर देखें तो सेल्स उतनी फास्ट स्पीड से ग्रो नहीं हुई। 14 से 19 हजार हुई, हालांकि बहुत अच्छी ग्रो हुई है, बट 3 साल में डबल से थोड़ी कम रह गई, क्योंकि अभी मैसिवली फिक्स्ड एसेट इंक्रीज करे हैं। लास्ट ईयर जो अंडर वर्क इन प्रोग्रेस थे वो एसेट ऐड हो चुके हैं। इसकी वजह से अब और ज्यादा सेल्स बढ़ेंगी, और उतने ही और अंडर कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन है जो कि आगे उसकी पीपीटी में देखेंगे, तो उनकी वजह से और मैसिव तरीके से आगे आने वाले टाइम में सेल्स बढ़ेंगी।
वो भी देखेंगे अभी। उससे पहले अगर देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा प्रॉफिट पॉजिटिव में रहा है, यानी कि कंपनी के पास एक्चुअली हमेशा पैसा आता रहा है। और हिस्टोरिकल आरओसी देखें तो आखिरी 10-11 साल में 13-20, 19-21, 20, 11-11 बीच में थोड़ी कम हुई, बट आखिरी 4 साल से 18-20% के ऊपर है। तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जो उनका कैपिटल है उस पे कितने अच्छे तरीके से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, कैपिटल एलोकेशन कितना अच्छा है। और बैलेंस शीट में देखें तो हमेशा से कंपनी ने डेट रखा है अपनी बैलेंस शीट में, बट हमेशा अंडर कंट्रोल रहा है, हमेशा इक्विटी से कम रहा है। और जो भी एक्सपेंशन के लिए बोरोइंग्स ली है, अभी भी फिर से बोरोइंग्स बढ़ गई है, तो उन सारे पैसे पे अपना और शेयर होल्डर्स के पैसे पे बहुत ही अच्छा आरओसी जनरेट कर पा रहे हैं, यानी कि जो इनकी कैपिटल एलोकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और कभी भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होने दिया। और कभी भी किसी भी क्वार्टर में अगर क्वार्टरली डेटा देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा अपना टैक्स तो ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो हर क्वार्टर में मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में बढ़ा है, जून 23 से जून 24 में बढ़ा है, सितंबर 23 से सितंबर 24 में बढ़ा है। तो कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है। और ये जो आखिरी 12 क्वार्टर है इसमें भी सेल्स 2800 से थोड़ी ही कम रह गई आखिरी 12 क्वार्टर में डबल होने से। और इन्वेस्टर सेक्शंस में देखें तो ईयरली करें अगर तो जब से डेटा अवेलेबल है आखिरी 8-10 साल का, तब से अभी तक पब्लिक के पास कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई है। और अभी आज के टाइम पे वन ऑफ द लोवेस्ट होल्डिंग है नॉर्मल रिटेल्स के पास। 95% से ज्यादा प्रोमोटर्स FIIs और DIs के पास है, जो कि अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये तो बात हुई इसके पास्ट की। अगर अभी करंट PPT देखें तो क्या हमें तो मतलब है कि हमारी जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या आने वाले 8-10 साल भी कंपनी ऐसे ही ग्रो कर सकती है जितनी अभी आखिरी 8-10 साल में ग्रो करी है। तो अगर इसकी PPT में ओपन करें हम लोग, कंपनी क्या बोल रही है अगर देखें तो, अगर डिवीजन वाइज रेवेन्यू सेगमेंट समझें तो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में 25% तो इनका जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, स्विचेस वगैरह होते हैं, उनसे आता है। लाइटिंग से 22% और कास्टिंग से 19%। तो ये जो 3 है सेगमेंट, इन्हीं से मोस्टली रेवेन्यू आता है। बाकी सीटिंग से 7% और ग्रीन मोबिलिटी से 7% और अदर सेक्शन से, अदर सेगमेंट से 19%। तो इनको भी अगर देखें किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनकी एनुअल रिपोर्ट्स में जाएं तो इन सेगमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी अगर चेक करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स में 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए इस टाइप के जो स्विच होते हैं वो बनाती है। 4 व्हीलर के जो इस टाइप के स्विचेस होते हैं। बाकी ये EV प्रोडक्ट्स, गियर शिफ्टर्स, सीट बेल्ट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स जो 4 व्हीलर में लगते हैं, ट्रैक्शन मोटर्स 2 व्हीलर 3 व्हीलर। लाइटिंग में इस तरीके के कार की लाइटिंग्स, पीछे की आगे की, 2 व्हीलर के लैंप्स, LPG CNG की किट्स, 2 व्हीलर की सीट्स, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की सीट्स, सनरूफ, ब्लो मोल्डेड पार्ट्स, स्पीकर्स, होसेस, एयर ब्रेक, CV, हॉर्न्स, एयर बैग्स, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर प्लास्टिक्स। मेटल्स में ये एलॉय व्हील्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग्स, एयर फिल्टर्स, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, इंटेलिजेंट बैटरी डिस्कनेक्ट यूनिट, XIN-1E XL EVSC और ADAS कंट्रोलर्स और सेंसर्स में वायरलेस चार्जर्स, कैमरा, टेलीमेटिक्स, RPS FPS सेंसर्स। तो इतने तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है और ये उसका रेवेन्यू सेगमेंट है। और ज्योग्राफी वाइज देखें अगर तो सबसे पहले टाइप ऑफ व्हीकल देखें अगर तो 48% का रेवेन्यू करंट फाइनेंशियल ईयर में 4 व्हीलर के कंपोनेंट सेल करके आया। बाकी 2 व्हीलर से 42, तो 90% तो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से आता है। बाकी कुछ 3 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स और बाकी ये अदर रेवेन्यू जो आफ्टर मार्केट सेल्स से आता होगा वो होगा। और कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, 10% लगभग इंटरनेशनल मार्केट से आता है और 90% इंडिया से। और अभी जो कंपनी के जो नए कैपेक्स कर रही है, जो इतना सारा कैपेक्स कुछ तो हुआ है जो बैलेंस शीट में हमने देखा, कैपेक्स प्लांट्स कुछ बड़े हैं और कुछ अभी भी अंडर प्रोग्रेस हैं। तो वो सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। एक तो ये ग्रीनफील्ड नया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स का प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ पे ये 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल के पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स बनाएंगे। पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स यानी कि जो जो व्हीकल्स को पावर देने के काम में आते हैं, बेसिकली वो सारे कंपोनेंट्स। EDU जो इलेक्ट्रिक डिवीजन के लिए है और DST जो हाइब्रिड मॉडल्स के लिए है, इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट्स एंड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम्स। इसमें गियर बॉक्सेस, क्लचेस, बेसिकली जो भी व्हील्स तक पावर पहुंचाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे बना करेंगे। और इसमें ही लगभग इनकी 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी। और ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 28 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसके अलावा जो बाकी प्रोजेक्ट की अपडेट्स हैं, टोटल 3607 करोड़ का ये कैपेक्स करने
होने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। तो अभी जितना कैपेक्स चल रहा है उससे भी ज्यादा अभी कैपेक्स और होने वाला है आने वाले टाइम में, जो कि सब ही कंपनी की सेल्स बढ़ाने में मदद करेगी। और अगर देखें तो किस किस टाइप के प्रोजेक्ट एक्सपेंड कर रही है, और ज्यादा फोर व्हीलर एलॉय व्हील्स बना सके, 2 प्लांट 4 व्हीलर एलॉय व्हील्स के, 1 प्लांट ज्यादा लाइटिंग बनाने के लिए, 1 स्विचेस का, सनरूफ का, एयर बैग्स का, कास्टिंग का, 2 व्हीलर एलॉय व्हील्स, और ये पावर ट्रेन प्रोडक्ट जो अभी देखा हो, 2 व्हीलर लाइटिंग, ईवी कास्टिंग प्रोडक्ट्स, 4 व्हीलर ईवी पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स। कुछ फाइनेंशियल 28 तक स्टार्ट होंगे, कुछ 27 में। तो कंपनी लगातार जिस तरीके से ग्रो करती आई, मुझे कोई डाउट नहीं है कि फ्यूचर में भी उसी तरीके से ग्रो करेगी। तो ये सारा कैपेक्स जो हो रहा है ये आज के लिए नहीं हो रहा है, सारा फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो रहा है। और इसी चलते कैपेक्स के चलते हर 2-3 साल में कंपनी की सेल्स थोड़ी सी कम हो जाती है और डबल नहीं हो पाई इसलिए आखिरी 3 साल में। बट 10 साल का रिकॉर्ड हमने देखा है, 23% से बढ़ी है सेल्स ग्रोथ, और ये आगे भी मुझे लग रहा है इसी तरीके से बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो कंपनी अपने सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, और दूसरा अभी भी नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं इंडिया में डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले बहुत कम है। पर 1000% देखेंगे तो बहुत कम है, डेवलप्ड नेशंस में तो बहुत ज्यादा है। पर 1000 अगर देखेंगे तो 300-400 भी हो सकता है, बट इंडिया में उतना हाई नंबर तक तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, पार्किंग प्रॉब्लम भी है। बट फिर भी अभी से कई गुना टाइम होने वाला है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर पर्सन पर 1000 पर्सन, और जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं वो भी रिप्लेस होते हैं हर 5-10 साल में। तो नंबर 1 फैक्टर तो ये है कि आने वाले टाइम में नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ने वाले हैं और रिप्लेस होने वाले हैं, बी इट 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर्स। सेकंड पॉइंट है प्रीमियमाइजेशन, कस्टमर सब प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, तो बेस वेरिएंट कम खरीदते हैं या फ्यूचर में धीरे धीरे कम खरीदेंगे, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, और बेस मॉडल के बजाय हाई एंड प्रोडक्ट्स जिनमें ज्यादा से ज्यादा इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स लगे होंगे पर व्हीकल, वो ज्यादा बिकेंगे। तो अगर नंबर ऑफ कार्स या फिर जो व्हीकल का मार्केट है वो सपोज करो जीडीपी अगर 5-6-7% से ही ग्रो कर पाती है, तो वो हो सकता है जो नंबर ऑफ व्हीकल्स का मार्केट है वो 8-10% से ग्रो करे। बट प्रीमियमाइजेशन की वजह से उन प्रोडक्ट्स में जो लगने वाले कंपोनेंट्स हैं जो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी सेल करती हैं, वो उस 8-10% से ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन की वजह से ज्यादा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो प्रीमियम 4 व्हीलर्स ज्यादा बिकेंगे और उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है ये कंपनी, क्योंकि फिलहाल तो जो हमने देखा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, बट ये अपने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उन नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की भी कोशिश कर रही है, सनरूफ, एयर बैग्स। तो कंटेंट पर व्हीकल भी इनका बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो पहले अगर एक ही व्हीकल में ये 20,000 का प्रोडक्ट सेल करते थे, तो हर एक व्हीकल में अब जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सेंसर्स, सेफ्टी फीचर्स, तो हर व्हीकल में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोडक्ट सेल करने से ज्यादा एक ही कार में ये पैसा के कंपोनेंट्स बेच सकते हैं। पहले अगर 20 था तो अब 30 का बेचेंगे, आगे 40 का बेचेंगे। तो गाड़ी अगर 10 ही बढ़ी तो उन 10 गाड़ियों में इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो और ज्यादा लगेंगे। अगर देखें भी इनकी किट वैल्यू तो 2 व्हीलर्स में ये फाइनेंशियल ईयर 22 से 26 का डेटा दिया है, तो 4 साल पहले एक 2 व्हीलर में इनके जो कंपोनेंट्स लगते थे, जो ये 2 व्हीलर कंपनी को सेल करती थी, वो 9,500 के थे और आज 12,500 के हैं। उन 2 व्हीलर्स में जो 110 सीसी तक हैं, 110 से 35 के बीच की भी बढ़ी है, और बड़े वालों में जो 135 सीसी से प्रीमियम बाइक होती है उसमें 4 साल पहले 14,000 था और अभी 22,000। 50% कंटेंट पर व्हीकल इनका बढ़ चुका है, और स्कूटर में भी 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है आखिरी 4 साल में। यानी कि कंटेंट पर व्हीकल भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ने वाले हैं, तो इनको डबल ग्रोथ मिलेगी, और साथ ही साथ प्रीमियमाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो ट्रिपल ग्रोथ फैक्टर्स मिलेंगे। सेम ही 4 व्हीलर्स में हुआ है, छोटी गाड़ी का, फिर बड़ी का, एसयूवी का और एग्जीक्यूटिव गाड़ी का। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ लगभग सीडेंट और कम्पैक्ट एसयूवीज में हुई है, इनकी लगभग डबल हो चुकी है कंटेंट पर व्हीकल। और चौथा ग्रोथ फैक्टर इनका जो ईवी और हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ईवी और हाइब्रिड कार्स बनेंगी, तो उसकी वजह से भी इनके और से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आने वाले टाइम में स्ट्रक्चरल टेलविंड से इस सेक्टर में, जो कि ऑब्वियस है ग्रो करने ही वाले हैं, और लीडिंग कंपनी को उसका बेनिफिट मिलने ही वाला है। बट ये ऐसी कंपनी नहीं है कि हर साल यहाँ से दुगनी हो जाएगी, क्योंकि बड़े साइज की कंपनी है, बट ये लॉन्ग टर्म में एक मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर रह सकता है। जिस हिसाब से इसकी सेल्स ग्रो करती जाएंगी 15-20% से, उसी हिसाब से इसका शेयर प्राइस भी बढ़ता रहना चाहिए। कंपनी की अगर डॉक्यूमेंट्स में जाएं, कौन देखें कंपनी क्या बोल रही है, यहाँ पे तो मैक्रो एंड इंडस्ट्री ग्रो आउटलुक, उसके बाद लेटेस्ट नंबर्स की बातें, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस,
स्विचेस 16% से ग्रो हुए हैं फाइनेंशियल 26 में। लाइटिंग के प्रोडक्ट्स 14% से, कास्टिंग एलॉय व्हील्स 15% से, सबसे फास्ट तरीके से ग्रो हुई है सीटिंग 23% से, बाकी ग्रीन मोबिलिटी ईयर ऑन ईयर 25% से। उसके बाद न्यू फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ईवी पावर ट्रेन की फैसिलिटी जो हमने देखा इनकी पीपीटी में, सेकंड हाफ फाइनेंशियल 27 क्वार्टर में जो कि स्टार्ट होने वाली है। और ये दो यहाँ पे दो टाइप के सिमिलर प्लांट्स मतलब दो प्लांट्स बना रही है सेम ही चीज के। अगर देखे कहाँ पे गया तो यहाँ पे हमने देखा था 4 व्हीलर एलॉय व्हील्स के 4 व्हीलर ईवी पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स के 2 प्लांट हैं, एक खेड़ में और एक छत्रपति संभाजी नगर में। तो 2 क्यों है? कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि जो इनका क्लाइंट था जिसको ये लोग फ्यूचर में सप्लाई करेंगे, तो उन्होंने इनसे अपने पास में ही प्लांट बनाने का पुश किया, जिसकी वजह से इन्होंने 2 सिमिलर प्रोडक्ट्स के प्लांट्स बनाए हैं और दोनों का मिला के लगभग 450 550 तो 1200-1300 करोड़ का कैपेक्स लगा है दोनों में। और कंपनी बोल रही है कि इस 1200 करोड़ के कैपेक्स से जब ये फुल पीक पे अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगा तो लगभग 2x यानी कि 2500 करोड़ हर साल की सेल्स कर सकते हैं। 2500 से 3000 करोड़ तक की सेल्स इन प्लांट से कर सकते हैं हर साल जब ये अपने पीक पे ऑपरेट होंगे। तो आज की हुई इन्वेस्ट कंपनी की फ्यूचर में इनको अच्छी खासी ग्रोथ देने वाली है। उसके बाद सनरूफ के बारे में बात कर रहे हैं। सनरूफ प्लांट, आईवीआई इंफोटेनमेंट, आफ्टर मार्केट, कॉस्ट मार्जिन, मिनिमम नियर टर्म रिस्क है। अभी जो कोमोडिटी के जो रॉ मटेरियल है उनका प्राइस बढ़ने का रिस्क बता रही है कंपनी, जो कि शॉर्ट टर्म में रह सकता है। बट उसके बावजूद भी कंपनी ने जो हमने देखा आखिरी 10-11 साल से जो 11% की एबिटा मार्जिन मेंटेन किया है, अभी भी बोल रही है कि 11% ±50 यानी कि 10.5 से 11.5 के बीच ही रहेगा वो। तो सेम तरीके से ही कंपनी सेल्स प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करेगी मेरे हिसाब से। बाकी तो कुछ भी कंपनी में फिलहाल नेगेटिव नहीं दिखता है। और सबसे अच्छी बात है, आखिरी 2 साल से जुलाई 24 से लेके अभी जुलाई 26 तक 2 साल की टाइम करेक्शन भी हो चुकी है कंपनी में। और ये उस टाइम पीरियड में हुई है जुलाई से सितंबर, यानी कि जब सितंबर 24 में 2 साल पहले मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे लगभग सितंबर 24 में ही इसने उस टाइम पीक बनाया था और मार्केट गिरने से लगभग 30-31% गिरी और उसके बाद थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश करी। बट मोटा मोटी अभी 2 साल हो चुके हैं और अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है। और आखिरी 2 साल की जो सेल्स ग्रोथ हुई है उसका बेनिफिट स्टॉक प्राइस में अभी नहीं दिखा है और आने वाले 2 साल में कंपनी और ग्रो करेगी। और हिस्टोरिकल चार्ट भी इसका देख चुके हैं तो हर 2-3 साल में कंपनी लगभग अपने टॉप से पहले कितनी कोरोना टाइम में लगभग 50% गिरी, सेकेंड टाइम में पीक से 37% गिरी और इस बारी पीक से 35% गिरी। तो ये इतना मैक्सिमम गिरती है। उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, टाइम करेक्शन दिखाती है, सेकंड टाइम दिखाया यहाँ पे और फिर अभी थर्ड टाइम दिखा रही है 2 साल का। और अभी अपना जो 200-300 डे का इसका मूविंग एवरेज है रेड लाइन, उसके नीचे आ चुकी है। और फिर से अब मुझे लगता है कि थर्ड जो इसकी रैली आने वाली है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है और अब मार्केट के सेंटिमेंट्स भी चेंज हो चुके हैं। अभी अगर देखें तो निफ्टी तो भले ही नीचे ट्रेड कर रही है वो, निफ्टी अगर देखें तो हालांकि आज ऊपर जाने की कोशिश करी बट आते आते नीचे क्लोज हो गया निफ्टी 50। तो ये तो अपने टॉप से अभी भी 5-7% डाउन है, क्योंकि आईटी कंपनीज, रिलायंस, एचडीएफसी जिनकी मेन वेटेज है निफ्टी 50 में और निफ्टी लार्ज कैप में, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसलिए थोड़ा नीचे है। बट अगर हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप सीएनएक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखें तो लगभग अपने ऑलमोस्ट टॉप पर आ चुका है। उसके अलावा निफ्टी माइक्रो कैप देखें तो निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स भी अपने लगभग टॉप पर आ चुका है। और निफ्टी मिड कैप अगर देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अब जो 2 साल का प्राइस और टाइम करेक्शन मार्केट में होना था वो हो चुका है और आने वाले 5-6 महीने बहुत अच्छे रह सकते हैं। और इन 5-6 महीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होना चाहिए कंपनीज में। और यूनो मिंडा कॉर्पोरेशन एक ऐसी ही कंपनी है जो मेरे हिसाब से अब आने वाले 5-6 महीने में ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है जो हमने देखा और सेक्टर भी ग्रोइंग है। कंपनी की आरओसी बहुत अच्छी है। कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से एलोकेट करना और उससे अच्छी वेल्थ शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट करने में काफी सक्षम है। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता रहेगा ऐसी कंपनीज भी ग्रो करती रहेंगी। बाकी आप अगर इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं या फिर सोच रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करने की कोशिश करें जो सिमिलर टाइप की स्टडी फाइंडिंग्स स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिफरेंट कंपनीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।